फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो प्रैक्टिस चल रही है वो एलटी ग्रेड के लिए विशेष तौर पर चल रही है। लेकिन ये जीआईसी प्रवक्ता एंड कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है जो यूपीपीएससी या यूपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराता है, और यहाँ जहाँ पर आपके जीई के जीएस ये सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स मतलब सारे सब्जेक्ट जो हैं आपके आते हैं, वहाँ पर ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 30 क्वेश्चन होंगे क्योंकि इन सभी एग्जाम में 30 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन 1 आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से, और इसमें सभी ब्रांचेस को हमने इंक्लूड किया है जहाँ जहाँ से आपके एलटी ग्रेड में प्री में फर्स्ट पेपर में मतलब क्वेश्चन आने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चोपनी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, या फिर सराय नाहर राय से। तो ध्यान रखना, जो हड्डी के उपकरण हैं वो आपके 2 जगह से प्राप्त हुए हैं, महदहा सराय नाहर राय, मतलब और भी जगह से प्राप्त हुए, लेकिन जो मुख्य आपके यहाँ पर जो दिए हुए हैं वो हो जाएगा महदहा और सराय नाहर राय। तो क्योंकि ये ऐसा ही ऑप्शन आया था, ये पीवाईक्यू है और ये पीसीएस के एग्जाम में जो है आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैदहा और सराय नाहर राय 2 जगह से जो है आपको ये प्राप्त होते हैं हड्डी के उपकरण। जो मैदहा है ना, यहाँ पर 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। जो 3 क्षेत्र हैं यहाँ पर, उसमें एक झील क्षेत्र है, एक बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र है और एक कब्रिस्तान निवास क्षेत्र है। तो 3 क्षेत्र इसमें अगर पूछे जाए कितने क्षेत्र हैं, तो 3 क्षेत्र हैं, जिसमें बूचड़ खाना जो है संकुल क्षेत्र, बूचड़ खाना वाला जो क्षेत्र है वहीं से आपको ये हड्डी के औजार देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सेकेंड यहाँ पर गड़बड़ है, 2 है यहाँ पर, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ? सराय नाहर राय से, दमदमा से, मैदहा से या लंगना से। तो एक कब्र है और 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो ये दमदमा से मिले हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात थोड़ी सी करें तो दमदमा में क्या हुआ, लगातार 5 वर्षों तक जो है खुदाई का कार्य किया गया था। ठीक है ना, पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में। तो यहाँ पर कितने 41 मानव समाधान प्राप्त हुए, 41 मानव समाधान जो है ज्ञात हुए, और इन समाधानों में 5 समाधान तो युग्म समाधान थे। ठीक है, कितने? 5 तो युग्म समाधान थे, ध्यान रखना। 5 कैसे थे? युग्म समाधान थे। और अगर साथ ही साथ बात करें, एक समाधान में 3 मानव कंकाल भी मिले, एक समाधान में क्या थे? 3 मानव कंकाल मिले। तो ये कहाँ मिले थे? तो मतलब 3 लोग एक साथ दफनाए गए थे, तो ये दमदमा में मिले थे। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड क्या हो रहा है, सारे ऑप्शन तो आपको दिख गए होंगे, चलो कोई नहीं, अभी ध्यान रखूंगी मैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। प्रश्न में आपसे पूछा गया है जो खाद्यान्न है उसकी कृषि कब प्रारंभ हुई थी? तो ये नव पाषाण काल में जो है आपके खाद्यान्नों की कृषि जो है प्रारंभ हुई थी। अच्छा, हमने एक प्रश्न आपसे कल के प्रैक्टिस सेट में पूछा था कि पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो किस काल में मिले? तो मध्य पाषाणिक काल में मिले। कल प्रश्न पूछा था, मध्य पाषाणिक काल में पशुपालन के प्रमाण मिले थे, मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो आदमगढ़ में। ठीक है, मिले थे। तो आगे हम यहाँ पर खाद्यान्नों की कृषि की सर्वप्रथम प्रमाण की बात करें तो ये नव पाषाण काल में जो है प्राप्त हुए थे। ओके, तो आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नहीं 4 है, वास्को डिगामा कालीकट पर। मैंने आपको बताया होगा, अगर आपने पहले वीडियो देखी होगी, इस फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, पीडीएफ के पेज उल्टे कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से जो नंबर 30 पे दिख रहा है आप देख पा रहे होंगे, अभी आपको एक छोटा सा हिंट दिखाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये आपको 28 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थोड़ा हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन पूरे 30 ही मिलेंगे। वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? 1350 एडी में, 1498 में, 1530 में, या 1612 में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वास्को डिगामा जो भारत आया था कालीकट अगर बात करें तो ये 1498 में आया था। समय था, मतलब डेट पूछी जाए तो 20 मई 1458 की बात है। और गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से, किसकी सहायता से पूछा जाए तो गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से, और वो गुजराती पथ प्रदर्शक था कौन? वो था अहमद इब्न मजीद, अहमद इब्न मजीद। इसकी सहायता से ये कहाँ पहुँचा था? कालीकट पहुँचा था।
इब्न मजीद, ठीक है, मजीद तो पहुंचा था। और स्वागत किसने किया था? उस समय शासक थे वहाँ के जमोरिन। तो जमोरिन ने जो है वास्को ड गामा का स्वागत किया था, क्योंकि ये गुजरात के उस समय शासक थे, ठीक है ना। क्लियर हुआ। तो आगे हम बात करते हैं, इसीलिए कहा जाता है भारत की खोज किसने की, तो वास्को ड गामा आंसर लगाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपने ये भी पढ़ा होगा, वास्को ड गामा ने तो भारत की खोज की थी। कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस ने अमेरिका की, कूट में प्रश्न आते हैं, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज अगर पूछा जाए किसने की थी, तो ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी आपके कैप्टन जेम्स कुक ने, कैप्टन जेम्स कुक ने, ठीक है, कैप्टन जेम्स कुक ने। और तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज की थी तस्मान ने तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज की थी, ठीक है। और जो बार्थोलोम्यू डियाज थे, बार्थोलोम्यू डियाज, इन्होंने किया था केप ऑफ गुड होप, ये दक्षिण अफ्रीका की खोज, जिसे केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जानते हैं। तो ये 1498 DB यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पे आ जाते हैं 5 नंबर। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध किसने? पुर्तगालियों ने शुरू किया था, ठीक है। किसने शुरू किया था? पुर्तगालियों ने शुरू किया था। यहाँ पर एक क्रम जरूर याद रखना है। सबसे पहले भारत कौन आए थे? पुर्तगाल आए थे, ठीक है। नंबर 1 पर पुर्तगाल आए थे। दूसरे नंबर पर कौन आए थे? डच आए थे। तीसरे नंबर पर ब्रिटिश आए थे, चाहे अंग्रेज कह लो, ब्रिटिश आए थे। वैसे ब्रिटिश याद रखना, यही पूछा जाता है, अंग्रेज बाद में, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश के बाद कौन आए? चौथे नंबर पर डेनिश आए, मतलब हमारे देश को लोग लूटने के लिए हमेशा आते रहे, ठीक है, डेनिश आए। और 5वें नंबर पर फ्रांसीसी आए, ठीक है, इन्हें भी चैन नहीं पड़ा, ये भी आ गए, ठीक है, फ्रांसीसी आए। उसके बाद अगर हम बात करें स्वीडिश आए, 6ठे नंबर पे स्वीडिश आए। तो आप देख पा रहे होंगे लगातार कोई ना कोई आता रहा। और उससे पहले तो आप जानते ही हैं मुगल वगैरह हमारे देश को कैसे मतलब आक्रमण वगैरह करते रहे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये क्रम पूछा जाता है। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ये क्रम है, याद रखना। जो है भारत आने वाले लोगों का अगर बात करें, सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 6 नंबर। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? डियाज था, वास्को डी गामा था, अल्मीड़ा था, या अल्बुकर्क था? पुर्तगाल, यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। उपनिवेश, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था, ये बताना है, ठीक है। भारत में कौन था? तो ये रहा था अल्मीड़ा, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी आपने पढ़ी होगी, अगर आपने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की योजना पढ़ी होगी। तो ये जो नीले जल की योजना थी वो भी किससे संबंधित थी? वो भी अल्मीड़ा से ही संबंधित थी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किसी एक से भी होकर गुजरता है। मतलब ये जो आपके यहाँ पर राज्य दिख रहे हैं 4, इनमें से सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर भी गुजरता है, ये बताना है। मतलब हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, अब हम लोग ज्योग्राफी पे आ चुके हैं। अगर हम पृथ्वी की चर्चा करें तो हम इसको 2 भागों में इस तरीके से बांट सकते हैं, 2 भागों में इस तरीके से बांट सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। और इधर क्या होंगी? उत्तरी अक्षांश रेखा होंगी, इधर उत्तरी अक्षांश रेखा होंगी। ध्यान रखिएगा, ऊपर की ओर उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती हैं, जिससे इसमें आप इस तरीके की बहुत सारी रेखाएं होती हैं, ठीक है ना। और इसको 0 डिग्री को थोड़ा हम मोटा कर देते हैं, ओके। तो इस तरीके की ये जो रेखाएं होती है, तो ऊपर की रेखाएं जो होती है उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है। और इस इधर का जो एरिया है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। इधर का एरिया उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और यहाँ पर जो ये उत्तरी अक्षांश है, तो ये क्या होगा? ये दक्षिणी ध्रुवों की ओर दक्षिणी गोलार्ध होगा, है ना, दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध होगा। और यहाँ पर जो आपके ये एरिया है ये भूमध्य रेखा वाला एरिया कहलाता है। ये वाला जो है ये जो रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, इसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। जो 0 डिग्री अक्षांश है इसे हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। जो ये मोटी सी बीच में हमने रेखा खींची है इसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। देखो मैं उंगली से लिख रही हूँ इसलिए बार बार थोड़ा मोटा आपको दिख रहा है, ठीक है। चीज़ें जो है हम उसी में काम कर रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, और ये जो है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। नीचे के लिए दक्षिणी अक्षांश रेखा होता है, और ये जो रेखाएं होती है इन्हें हम दक्षिणी गोलार्ध की रेखाएं भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा ये जा रहा है
कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है, मतलब इनमें से किस और राज्य से होकर गुजरता है, तो ये हिमाचल प्रदेश यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सी है? जोधपुर है, जैसलमेर है, धौलपुर है या नागौर है? तो इसके लिए अगर आपने इसका थ्योरी पढ़ी होगी तो आप अच्छे से इसे समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो हो जाएगा आपका जैसलमेर। बी ऑप्शन जो है राजस्थान में है ये जैसलमेर, जो है यहाँ पर सही होगा। आगे हम बात करते हैं कर्क रेखा किस राज्य से होकर जो है गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? यहाँ पर ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है बिहार, एक सेकेंड, उड़ीसा, बिहार झारखंड या उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो कर्क रेखा आप सभी जानते हो किन किन राज्यों से गुजरती है। एक तो ये ध्यान रखना 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? एक हो गया गुजरात, ठीक है, गुजरात हो गया। दूसरे की हम बात कर लेते हैं, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और साथ ही साथ हम बात करते हैं झारखंड हो गया, झारखंड हो गया, और पश्चिम बंगाल हो गया। ओके, पश्चिम बंगाल हो गया, बंगाल, और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। मैंने एक ट्रिक भी इसकी याद है, थोड़ा थोड़ा मुझे, मैंने बनाई थी कुछ ट्रिक इस तरीके से थी। गरिमा 36 झापड़ मारेंगे, गरिमा 36, ये मैंने ही खुद को याद करने के लिए बनाई थी, काफ़ी टाइम हो गया। गरिमा 36 झापड़ मारेंगे, तो गा से गरिमा में गा से गुजरात हो जाएगा, ठीक है, रा से राजस्थान हो जाएगा, माँ से मध्य प्रदेश हो गया, गरिमा हो गया, 36 से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झा से झापड़ बोला ना, झारखंड हो जाएगा, पा से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, झापड़ मारेंगे, माँ से मिजोरम हो जाएगा, और त्रिपुरा को मैंने ऐसे ही याद कर लिया था, ठीक है, नहीं मारेंगे, मार रे रे रे, हाँ, त्रिपुरा को मैंने ऐसे ही याद कर लिया था इसमें, ठीक है। तो क्योंकि या तो मारेंगे ता में भी रा आ रहा है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो मैंने ये ट्रिक बनाई थी। तो यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा गया है इसका आंसर जो हो जाएगा बिहार झारखंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि झारखंड से होकर गुजरती है ना, ठीक है, इसलिए आंसर जो है सही हो जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 6, 7, 8, 9। तो 8 जो है आपने अभी बताया था, 8 भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपका 10, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश, अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23.5 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर, 0 डिग्री, या फिर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मेरे फ़ोन में व्यवस्था नहीं थी, 23 डिग्री ऐसे करके 30 मिनट उत्तर अक्षांश, ठीक है, उत्तर, ठीक है, उत्तर की ओर। ओके, तो कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री इस तरीके से भी बोल सकते हो, या फिर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं? बायोम कहलाते हैं। अब ये क्वेश्चन किसके आगे आप खुद देख पा रहे होंगे, एनवायरनमेंट के। बायोम, जलीय बायोम, तुंद्रा बायोम, जैविक एवं अजैविक घटक। तो पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाएंगे? बायोम कहलाएंगे। जो जलीय बायोम है ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न बने पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा? सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? तो आप कहेंगे जलीय बायोम। जल जो है हमारे 70% भाग पर या 75% भाग पे केवल जल है, ठीक है ना। टुंड्रा बायोम, ये टुंड्रा है, ठीक है, टुंड्रा प्रदेश होते हैं ना, तो टुंड्रा बायोम क्या है? तो ये सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है, ठीक है। टुंड्रा बायोम क्या है? सबसे कम जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, सबसे कम जैव विविधता पूछा जाए कहाँ है, तो टुंड्रा बायोम में जो है पाया जाता है, ठीक है। तो आप जानते हो जो जैविक एवं अजैविक घटक हम सभी जानते हैं, जो जैव मंडल होता है ना, तो उनको 2 संघटकों में बांटा गया है, जैविक एवं अजैविक घटक, ठीक है। तो ये आपके कुछ प्रश्न जो हैं अभी आपके इन्वायरमेंट से चल रहे हैं। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? किस बायोम में, प्रश्न है आपसे, किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो मानसूनी बायोम में, विषुवतीय वन बायोम में, जलीय बायोम में, या फिर
इनमें से कोई सी नहीं। किस वायु में प्राथमिक उत्पादकता आपसे जो है यहाँ पर पूछी जा रही है, सर्वाधिक होती है, तो ये होगी आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जो विषुवतीय वायुम वन वायुम होता है ना, इसमें जो है सर्वाधिक आपके उत्पादकता पाई जाती है। ठीक है, प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक इसमें पाई जाती है विषुवतीय वन वायुओं में। अच्छा, मानसूनी वन वायुओं में क्या आते हैं? मानसूनी वन वायुओं में अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर कुछ वृक्ष होते हैं, जैसे साल हो गया। पूछा जाए कौन से वृक्ष आते हैं, तो साल है, सागौन है, शीशम है, ये सारे किस में आते हैं? आपके मानसूनी जलवायु में आते हैं। ठीक है, मानसूनी वन वायु में आते हैं। ठीक है, जलीय वायु हम सभी जानते हैं, जल से संबंधित होगा जलीय वायु। आगे हम बात करते हैं, अभी बताया भी था सबसे बड़ा यही है ना पृथ्वी पर। क्वेश्चन है यहाँ पर 14, भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? बस 1983 से, वन 1985, बस 1987 से, बस 1989 से। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बस 1987 से। भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा वन रिपोर्ट का प्रकाशन कब से हो रहा है? तो बस 1987 से ये हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये स्थित कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान या विभाग आपसे पूछा जाए, संस्थान पूछा जाए कहाँ है, तो ये है आपका देहरादून में। और कब कब ये रिपोर्ट आती है? तो हर 2 साल में आती है। ठीक है, हर 2 साल में आती है। अभी भी आई है, किसी दिन मैं पढ़ाऊंगी आपको करंट में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पर 15, किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? ये साइंस के प्रश्न आ गए। घर्षण के कारण, बल के कारण, भार के कारण, उपरोक्त सभी के कारण। तो किसकी उपस्थिति में ब्लैक बोर्ड पर हम लिख पाते हैं और कागज पर? घर्षण के कारण। अगर पेन है या फिर चौक है या मार्कर है, जब तक वो घिसेगा नहीं तब तक कैसे लिखेगा? तो घर्षण का गुण पाया जाता है, इसलिए हम ब्लैक बोर्ड पर लिख पाते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है बल। तो आपसे अगर मैं पूछूं अपकेंद्रीय बल क्या है, तो जैसे अपकेंद्रीय बल है, ये प्रश्न बनता है, इसे ध्यान रखिएगा। अपकेंद्रीय बल हम किसे कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। तो हम दूध से क्या करते हैं? दूध को मथते हैं, तो उसके पश्चात क्या होता है? क्रीम निकलती है ना। तो दूध से जो पृथक हो रहा है ना, क्रीम का दूध से पृथक होना, तो ये अपकेंद्रीय बल कहलाता है। यहीं पर बात आती है अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? ये बल जो होते हैं ना, अपकेंद्रीय बल हमने बता दिया, दूध को मथते हैं, क्रीम अलग होती है। अब अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? तो अभिकेंद्रीय बल जो होता है, ग्रहों द्वारा सूर्य का जो परिक्रमण है ना, ग्रहों के द्वारा जो सूर्य की परिक्रमा होती है, उसको हम कहते हैं आपका अभिकेंद्रीय बल। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 16, न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? केंद्रीय बल को, वायु प्रक्षोभ को, संवेग संरक्षण के सिद्धांत को, या फिर जड़त्व को? तो न्यूटन की अगर हम बात करते हैं तो ये जड़त्व को बताता है। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो जड़त्व को। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। अब केंद्रीय बल हमने बता दिया, दूध से क्रीम का अलग होना। ठीक है, और वायु प्रक्षोभ क्या होता है? तो वायु की जो ऊर्ध्वाधर गति को हम वायु प्रक्षोभ कहते हैं। ठीक है, वायु की, एक सेकेंड, वायु की ऊर्ध्वाधर गति, ऊर्ध्वाधर गति जो होती है वो क्या कहलाती है? वायु प्रक्षोभ कहलाती है। ठीक है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत अगर पूछा जाए किस पर आधारित है, तो संवेग संरक्षण के सॉरी जो रॉकेट होता है ना, रॉकेट का सिद्धांत। ठीक है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूछा जाए रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग, ये साइंस के क्वेश्चन है, आपके पूछे जाते हैं। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पर से 17, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, गुजरात में, तमिलनाडु में। तो इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान क्षेत्र केंद्र जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? मस्तिष्क की, हृदय की, लीवर की, गुर्दा की? तो मस्तिष्क का कल की प्रैक्टिस सेट मैंने बताया है, आप देखिएगा जाके और हमें कमेंट में बताइएगा क्या है। नहीं तो आपको इतना पता होगा, आप कहीं से भी गूगल से भी देख सकते हो, लेकिन अगर चाहें तो कल का प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, उसमें हमने मस्तिष्क की गति की बात की है। तो ये जो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ, ये हृदय की गति को मापता है। ठीक है, हृदय की गतिविधि को जो है वो का मापन करता है। क्वेश्चन है 19, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? विद्युत हीटर, लाउड स्पीकर, डायनोमो, या कार की बैटरी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डायनोमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? डायनोमो। जो विद्युत हीटर है, विद्युत हीटर की अगर हम बात करें तो ये विद्युत ऊर्जा को किसमें करता है? ऊष्मीय ऊर्जा में।
ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यहीं पर अगर हम लाउड स्पीकर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को किस में करेगा भाई, लाउड स्पीकर है तो ध्वनि ऊर्जा में करेगा रूपांतरित, है ना। और जो कार की बैटरी होती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जो रासायनिक ऊर्जा का मान लो बैटरी है, उसमें कुछ ना कुछ रसायन वगैरह होते हैं ना, और उससे क्या होता है फिर विद्युत वगैरह, आप बैटरी से लाइट भी चला सकते हो। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो कार की बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ओके, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के भी चीज़ें हो जाती हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 20, हीलियम के नाभिक होते हैं 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ए और बी दोनों सही है, या फिर यौगिक परमाणु। तो यहाँ पर हीलियम के जो नाभिक होते हैं वो 2 प्रोटॉन या फिर 2 न्यूट्रॉन होते हैं, आपका सी ऑप्शन सही होगा। जो यौगिक परमाणु आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है, अणु का नाम है, ठीक है, अणु का नाम है। और ये दिया किसने था, तो ये डाल्टन ने दिया था। तो डाल्टन महोदय ने अणु को क्या नाम दिया था, यौगिक परमाणु नाम दिया था। तो ये प्रश्न जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, छोटी छोटी चीज़ें, ये भी नोट कर लेना भाई, ये भी प्रश्न में आ सकते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है, और बताइएगा 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है, डबल बंध, एकल बंध, ट्रिपल बंध, केवल ए। आप जानते हो डबल बंध को भी आप तोड़ सकते हो, ट्रिपल बंध को भी आप तोड़ सकते हो, पर जो एकल बंध है वो तो सिंगल, मान लो ग्लूकोज की इकाई, ग्लूकोज क्या होता है, सिंगल इकाई है, तो उसे आप तोड़ नहीं सकते, तो वो ज़्यादा जो है एकल बंध जो है सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन इसलिए सही होगा, समझ रहे होंगे डी क्यों सही होगा, क्योंकि एकल बंध, अच्छा एक सेकेंड, यही सही होगा बी, क्योंकि डबल बंद है ये ऑप्शन पे, तो ये गलत होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से डी होने वाला था, क्योंकि मुझे लगा एकल बंद मैंने ऊपर लिख रखा है ए ऑप्शन पर, तो यहाँ पर तो आपका डबल बंद लिखा है, और यहाँ पर आंसर क्या है, एकल बंद, मतलब बी ऑप्शन जो है सही होगा। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पर एरर हो गया ये, ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन ध्यान रखिएगा, एकल बंद सही है ना इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 22, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, मिलीजुली अर्थव्यवस्था, निम्न में से कोई नहीं। तो भाई भारत क्या एक विकासशील देश है, अमेरिका क्या एक विकसित अर्थव्यवस्था है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था मतलब अभी हम लोग डेवलपमेंट की ओर हैं, तो विकासशील अर्थव्यवस्था है भारत की। ठीक है, तो अगर आपसे यहाँ पर एक प्रश्न और पूछूं मैं, मिली जुली अर्थव्यवस्था जो है, मिली जुली अर्थव्यवस्था किसने दी है, तो ये जॉन मेनार्ड किन्स ने दी है, जॉन मेनार्ड किन्स ने दी है। ठीक है, मेनार्ड किन्स ने दी है मिली जुली व्यवस्था। ठीक है, मिली जुली व्यवस्था। अर्थशास्त्र का जनक पूछा जाए तो कल बताया था मैंने क्लास में, एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ कौन है, अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, एडम स्मिथ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र को, एडम स्मिथ को, जॉन मेनार्ड किन्स को, या फिर अमर्त्य सेन को, या फिर कार्ल मार्क्स को। तो ये जॉन मेनार्ड किन्स को जो है ये श्रेय जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में इन्होंने आरंभ किया था। एडम स्मिथ अभी हमने बता दिया अर्थशास्त्र के कौन है, जनक है। अमर्त्य सेन कौन है, वही अमर्त्य सेन की अगर हम बात करते हैं, तो जो अमर्त्य सेन है ये नोबेल अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति हैं। ठीक है ना, अमर्त्य सेन भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ये भारत के हैं निवासी। ठीक है, अर्थशास्त्र में। और जो कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स की बात करें तो इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था दी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसने दी है, कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। ठीक है, अच्छा, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण अग्रदूत किसे कहा जाता है, उदारीकरण का अग्रदूत, उदारीकरण का अग्रदूत, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अच्छा, गांधीवादी अर्थव्यवस्था है किस सिद्धांत पर काम करती है, तो न्यास, गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, तो अब हम बढ़ जाते हैं आगे, बहुत सारे क्वेश्चन मैं अपनी क्लास में आपको बता देती हूँ, फिर भी आप लोग हमें ना सपोर्ट करते हैं, ना हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप लोग, ये क्लास पे हमारी मेहनत बेकार जा रही है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने विकसित किया था, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग को। अगर आप लोग हमसे
कहेंगे कमेंट में, तो मैं कंप्यूटर का मुझे लग रहा है ये अलग अलग मतलब इसमें क्वेश्चन कराने से बेहतर है, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन लाने पड़ते हैं 30 नंबर में, तो बहुत दिक्कत होती है। सारे सब्जेक्ट से 2-2 3-3 क्वेश्चन आ पा रहे हैं। तो अगर आप कहो तो वन लाइनर में मेरे पास कंप्यूटर के कम से कम 500 से 1000 क्वेश्चन है, 2 क्लास में निपट जाएगा वन लाइनर फॉर्म में, और बस उतना ही इनफ होगा। अगर आप उतना पढ़ लेते हैं और LT ग्रेड में कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है तो उन्हीं में से आएगा, क्योंकि वो ऐसे PYQ हैं जो NCERT से बेस्ड हैं, और हर साल सभी एग्जाम में वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं घूम फिर के। चाहे आप नेट दे लो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लो, कंप्यूटर के वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप 2 क्लास कहोगे मैं बना दूंगी वन लाइनर में, और 2 में ही पूरा निपट जाएगा, और उन्हें आप 2 बार पढ़ लोगे तो आपको कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर 1 होगा। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिजाइन किसने विकसित किया? तो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज तो आप जानते हो, सर चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। जो एल कैप्टन है ये क्या है? तो ये विश्व का सबसे तेज, ठीक है, विश्व का, ठीक है, ध्यान रखना, विश्व का सबसे तेज, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, जो जून 2025 से, ठीक है ना, USA ने बनाया है। ओके, जून 2025 से सबसे तेज कंप्यूटर विश्व का कौन हो गया? एल कैप्टन हो गया। तो ये करेंट का डाटा हो गया 2025 का है, क्योंकि लेडी एडा आगस्ता, आप पढ़ पा रहे होंगे, बड़ा डिफिकल्ट नाम लग रहा है। लेडी एडा आगस्ता कौन है? ये विश्व का प्रथम प्रोग्रामर है, विश्व का प्रथम प्रोग्रामर है, लेडी प्रथम प्रोग्रामर, ठीक है, प्रोग्रामर। ओके ओके, लेडी एडा आगस्ता कौन है? ये विश्व का प्रथम प्रोग्रामर है, इन्हीं के द्वारा बनाया गया होगा, तो इन्हीं के नाम पर डाल दिया गया। ठीक है, ऐसा रहा होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 25, कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहते हैं? मदरबोर्ड को, CPU को, मॉडेम को, या लेजर प्रिंटर को? तो हम सभी जानते हैं मदरबोर्ड क्या है? मुख्य पटल कहलाता है। CPU क्या होता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है CPU कहलाता है। मॉडेम क्या होता है? कोई बता सकता है? मॉडेम, ठीक है, तो आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कहलाता है मॉडेम, ठीक है ना। ओके, लेजर प्रिंटिंग, लेजर प्रिंटर आपने कभी पढ़ा होगा, सुना होगा। लेजर प्रिंटर, अगर कंप्यूटर से आप जुड़े रहे होंगे थोड़ा बहुत, तो ये डेस्कटॉप जो छपाई होती है ना, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। डेस्कटॉप छपाई के लिए, सॉरी, टॉप छपाई के लिए जो है लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26, आधुनिक ओलंपिक, अब यहाँ पर कुछ करेंट और कुछ खेल के प्रश्न रहेंगे। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब किया गया था? बस 1928 में, 1968 में, या फिर 1896 में, या फिर 1927 में? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा बस 1896, आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। अच्छा, 1927 में क्या हुआ था? बस 1927 की बात करें तो यहाँ पर भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना पूछी जाए कब हुई थी? ये तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ था? बस 1896 एथेंस में हुआ था। लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना पूछा जाए, ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी। 1968 में क्या हुआ था अगर आपसे पूछा जाए? तो जो ओलंपिक ये खेल होते हैं ना, ओलंपिक खेलों में शुभंकर की परंपरा का प्रारंभ हुआ था। शुभंकर नहीं होते हैं, बना दिए जाते हैं, तो जो शुभंकर था कब से प्रयोग हुआ है? 1968 में जो है बना था। ठीक है, और ये शुरुआत हुई थी मैक्सिको से। अब आपके पास बच जाता है 1928, तो इसको भी क्यों छोड़ना? ओलंपिक मसाल को जलाने का प्रारंभ हुआ था। ओलंपिक मसाल जलाई जाती है ना जब खेल शुरू होते हैं, तो ओलंपिक मसाल को जलाने की शुरुआत 1928 में हुई। तो ये ओलंपिक से प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसकी चर्चा थोड़ा कर लिया। क्वेश्चन है 27, किस देश ने एक ओलंपिक में सर्वाधिक 55 स्वर्ण पदक जीत कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऑस्ट्रेलिया ने, भारत ने, जापान ने, या रूस ने? तो ये काम किया था रूस ने। ठीक है, रूस ने 55 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। क्वेश्चन है यहाँ पर 28, किस देश ने सर्वाधिक बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, रूस ने, जापान ने? तो ये क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया है? सबसे ज़्यादा बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। एक सेकेंड, हाँ सही है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन है यहाँ पर 29, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली भारत में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में? तो ये किया गया था नई दिल्ली भारत में। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया था। क्वेश्चन है यहाँ पर आपका आज का लास्ट, और बताना कितने क्वेश्चन आपके सही गए। 30 में से कैसी तैयारी है आपको पता चल जाएगा। 2026 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में, मतलब भारत में, दिल्ली में, जापान में, रूस में, अमेरिका में? तो ये किया जाएगा जापान में। ठीक है, 2026 में जो आपके एशियाई खेल होने वाले हैं, इनका जो आयोजन कहाँ होगा? ये होगा आपके जापान में। तो आज की क्लास जो है कैसी लगी बताना ना भूलिएगा,
और लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, जापान के किस जगह पर ये होगा, ये आप बताएंगे कि किस जगह पे, जापान तो देश हो गया, इसकी किस जगह पर होगा। तो आई होप ये क्लास आपके काम की रही होगी और मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।